सपना क्या हुआ बेटा? तुम बोलती क्यों नहीं? क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो। रमेश जी, सपना के पिता नियम से हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटी से बात करते, पर अब 4-5 दिन बीत गए। रमेश जी ने कॉल भी किया कई बार, पर कोई जवाब नहीं आया। एक दिन सपना के पति विनय ने फ़ोन उठाया और बोला, पापा जी, यहाँ सब ठीक है। वह बस सपना की थोड़ी तबीयत खराब थी तो वह दवा लेकर सो गई है। 7 दिन तक बेटी की आवाज़ न सुन पाने के कारण रमेश जी और उनकी पत्नी मीरा जी को घबराहट होने लगी। आज 8वां दिन था, सुबह का वक्त था। रमेश जी जानते थे कि विनय इस समय ऑफिस में रहता है। रमेश जी और उनकी पत्नी मीरा जी ने भी ठान लिया कि आज तो सपना से बात करके ही रहेंगे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है कि वह फ़ोन पर बात भी नहीं कर पा रही है? विनय के आश्वासन के बाद भी रमेश जी का दिल ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है। उन्होंने 10 बजे से ही कॉल करना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक कॉल करते रहे पर जवाब नहीं मिला। रमेश जी ने पिछली रात ही जाकर नया सिम लिया था। अब उन्होंने कुछ देर रुककर एक नए नंबर से कॉल किया। कुछ देर घंटी बजने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। इधर रमेश जी और उनकी पत्नी अपनी सपना की चहकती आवाज़ सुनने की चाह में बैठे थे और उधर से धीमे धीमे आवाज़ में हेलो सुनाई दिया। थोड़ी देर तक रमेश जी ने कुछ नहीं कहा तो सपना ने कराहती आवाज़ में फिर कहा, हेलो कौन है? किससे बात करनी है? रमेश जी का गला रुआं सा हो उठा। उन्होंने कहा, सपना बेटा ठीक हो ना? इतना सुनते ही फ़ोन पर सपना की फपक फपक कर रोने की आवाज़ आने लगी। माँ बाप का तो जैसे दिल ही बैठ गया। सपना की माँ ने लड़खड़ाते आवाज़ में कहा, बेटा बोलना, तेरी आवाज़ सुनने को तरस गए हैं हम। बोलना बेटा। सपना बिना कुछ जवाब दिए बस रोए जा रही थी। इधर से रमेश जी पूछते रह गए, पर रोते रोते सपना ने कॉल काट दिया। सपना की माँ भी बेहयास होकर रोने लगी। रमेश जी के हाथों से भी फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। रुआंसू गला और नम आँखों के साथ वह सिर पर हाथ धरे बैठ गए। उनकी हालत देख पत्नी ने उनके कंधे को सहलाते हुए दिलासा दिया, पर दोनों अभी भी एक ही कश्ती में सवार थे। रमेश जी ने थोड़ा सोचने विचारने के बाद कहा कि तुम सामान बांधो, हम सपना के पास चलेंगे। आज ही शाम को निकलते हैं। सपना की माँ ने ऐतराज़ जताते हुए कहा, पर ऐसे कैसे अचानक बिना किसी को बताए? हम सपना के ससुराल पहुंच गए तो उसके घर वाले क्या सोचेंगे? कहीं नाराज़ न हो जाए। नहीं, कुछ नहीं बताना है उन्हें। कौन क्या सोचेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो अपनी बेटी के आंसुओं से। कुछ तो बुरा हुआ है उसके साथ। अगले दिन 11 बजे वह सपना के ससुराल पहुंच गए। उन्हें इस तरह अचानक देखकर मानो उसके ससुराल वाले पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हड़बड़ा कर उठे और बोले, आप लोग, आपने बताया नहीं। तभी सपना की सास बोली, अरे ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना समधन जी? रमेश जी ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, कल से सपना की बहुत याद आ रही थी। सपना को बुलाइए। कहाँ है वह? हाँ हाँ, अभी बुलाते हैं। सपना बाहर आई तो आधा चेहरा घूंघट तले ढका हुआ था। रमेश जी ने कहा, अरे लाडो, हम हैं तेरे माँ बाप, इतना घूंघट क्यों ले लिया? सपना कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप खड़ी थी। तभी सपना की माँ ने उसका घूंघट उठाया और फिर जो नज़ारा था उसे देख रमेश जी और मीरा जी की तो जैसे सांसें ही रुक गई। सपना के चेहरे पर जगह जगह काले निशान थे, आंखें सूजी हुई थी। चेहरा तो मानो खुद ही सपना का दर्द बयान कर रहा था। दर्द का घूंट पीते हुए मीरा जी ने कहा, ये क्या हुआ है लाडो? कैसी लगी तुम्हें इतनी चोट? सपना जोर जोर से रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मीरा जी सपना का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रमेश जी का शक अब यकीन में बदल चुका था। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखने के बाद तो कोई भी बाप चुप नहीं रह सकता। उन्होंने आवाज़ ऊंची करते हुए विनय से पूछा, कैसे हुआ ये सब?
आप खुद बताएंगे या मैं अपने तरीके से पता करूं? विनय की माँ ने भी आवाज़ ऊंची कर ली। देखिए भाई साहब, लड़की के पिता हैं आप, जरा आपे में रहिए। अपनी औकात ना भूलिए। सपना की शादी करके आप उसे विदा कर चुके हैं। ये अब हमारी जिम्मेदारी है। आप इसकी चिंता नहीं करें तो बेहतर रहेगा। बहुत मान सम्मान कर लिया हमने आपका, अब यहाँ से निकलिए। रमेश जी ने भी विनय की माँ को मुहताज होकर कहा और कहा, आप शायद भूल गई हैं कि आप एक लड़की के पिता से बात कर रही हैं। मैं यकीनन यहाँ से जाऊँगा, पर अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाऊँगा। ये कोई संपत्ति नहीं है आपकी जो आप इसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करे। सपना, तुम घबराओ मत बेटा, तुम्हारे माँ बाप अब तुम्हारे साथ हैं। विनय की माँ ने गुस्से में कहा, बस कीजिए, आप जो मन में आ रहा है बस कहे जा रहे हैं। शराब के नशे में आकर अगर विनय ने जरा सा हाथ उठा ही दिया तो क्या हो गया? आखिर ये पत्नी है, इतना तो इसे सहना ही होगा। और इसे ज़रूरत ही क्या थी हर बात पर बहस करने की? आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करे? रमेश जी ने अपनी आवाज़ सख्त करते हुए कहा, अरे हाँ बहन जी, सही कहा आपने, कोई कब तक बर्दाश्त करे भला? सुना सपना, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें बढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हारी सास इतनी अच्छी सीख देती है, पर लगता है तुम उनकी बात नहीं मानती। अब सच सच बताओ कि क्या विनय ने पहली बार तुम पर हाथ उठाया या इससे पहले भी हो चुका है? आज चुप न रहना सपना बेटा, बोलो, जवाब दो। सपना ने रोते हुए कहा, पापा, ये पहली बार नहीं है, पिछले 6 महीनों से यही सिलसिला चल रहा है। और मम्मी जी को भी कहा, पर वह कहती हैं कि पत्नी हो तो सहना तो पड़ेगा ही। विनय को भी कई बार समझाया पर कुछ असर नहीं हुआ। सोचा आपसे बताऊं, पर विनय ने धमकी दे रखी थी कि अगर मैंने कुछ कहा आप लोगों से तो वह आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं क्या करूं पापा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सपना कहती हुई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पापा ने सपना को सीने से लगा लिया और शांत कराया और कहा, सपना, एक बात ध्यान से सुनो, अन्याय करना और सहना दोनों गलत है। 1 साल की शादी और 6 महीने से ये सब तुमने इनकी गलती में अपनी सहभागिता दी, मतलब तुम भी गलत हो गई। जब विनय ने तुम पर हाथ उठाया था उसी क्षण उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। आसपास जो सम्मान मिले उसी से मारो, और इतनी जोर से मारो कि सामने वाले की हाय निकल जाए। पुरुष स्त्री का भेदभाव करके कमज़ोर मत बनो बेटा। तब तक मारो जब तक तुम्हें मारने वाला तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी ना मांग ले। और मेरी चिंता तो बिल्कुल मत करना, अगर मैं अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर सकता हूँ तो उसी बेटी को तकलीफ़ देने वाले को भी उठा सकता हूँ। रमेश जी की बातें सुनकर विनय की माँ तिलमिला उठी और बोली, बस कीजिए रमेश जी, ये आप कैसी बातें सिखा रहे हैं अपनी बेटी को? आप लड़की के पिता हैं, आपको झुका रहना चाहिए, और आप आकर दिखा रहे हैं हमारे ही घर में मुझे और मेरे बेटे को धमका रहे हैं। रमेश जी ने भी कहा, मैं लड़की का पिता हूँ, कोई अपराधी नहीं जो आपके सामने हर वक्त झुका रहूँ। आप एक लड़की के पिता की शक्ति को कम मत आंकिएगा। अगर एक तरफ पानी की शीतलता है लड़की का पिता, तो दूसरी तरफ ज़रूरत पड़ने पर जलती ज्वाला भी है। मैंने अपनी दोनों बेटियों और बेटे को बिना किसी भेदभाव के पाला है, आज तक कभी इन पर हाथ नहीं उठाया, एक खरोच तक नहीं आने दी इन्हें। और आज आप लोगों ने क्या हालत कर दी मेरी बेटी की, और आप आज भी हमसे नम्रता की उम्मीद लगा रही हैं। अपनी बेटियों के सामने शुरू से ही संस्कार के गुण गाते रहते हैं, इतना संस्कारी बना देते हैं कि ये ससुराल और मायके की इज्जत का सोचकर सब कुछ चुपचाप सहने लगती हैं। ये कैसे संस्कार है जो हमारे बच्चों को ही तकलीफ़ दे? बहन जी, बहुत देख लिया आपके और आपके बेटे के सद्गुण, अब आप आराम से अपने बेटे को सिखाइए पढ़ाइए। सपना के पापा ने हंसते हुए कहा, जाने दो मीरा, इनको ख्याली पुलाव पकाने दो, मैं भी देखता हूँ कि अपने लिए अपने लड़के की दूसरी शादी कैसे करवाते हैं। चलिए अब
हम चलते हैं। आपको तो विनय के लिए रिश्ते भी देखने हैं ना, देख लीजिए। विनय ने गुस्से में आकर सपना को अपनी ओर खींचते हुए उसे एक थप्पड़ लगा दिया। सपना के पापा बोले, बेटा आज तुम में जितनी भी हिम्मत है इतनी जोर से इसके गाल पर ऐसा तमाचा लगा जो इसे जिंदगी भर याद रहे। मैं भी देखता हूँ तुझे यहाँ अब कौन क्या कहता है। सपना ने भी 2 तमाचे विनय के गाल पर इतनी जोर से लगाए कि वह जमीन पर गिर पड़ा। रमेश जी ने एक सीटी मारी और पुलिस अंदर आ गई, जो कि पहले से ही गेट के बाहर खड़ी थी। यह सब रमेश जी का ही प्लान था। पुलिस को देखकर विनय और उसकी मां के रोंगटे खड़े हो गए। विनय आने वाली परिस्थितियों के बारे में भाप गया और मां को इशारा किया कि मां माफ़ी मांग लो वरना हम बुरे फंसेंगे। विनय तो सपना के पैरों में गिर पड़ा और विनय की मां भी हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रमेश जी ने सपना की तरफ देखा तो पूरी हिम्मत के साथ सपना ने कहा, आप लोग हाथ जोड़ने का नाटक अपने वकील के सामने करना, शायद आप लोगों का कुछ भला हो जाए। पुलिस बोली, अब माँ बेटे दोनों आराम से जेल में बैठकर ज्ञान बांटना। इतने में रमेश जी बोले, और हाँ इतना ही नहीं, दहेज में जितना खर्चा किया था उसकी लिस्ट भी है मेरे पास, सूद समेत। वह सभी वापस करने की तैयारी कर लेना आप लोग। विनय और उसकी माँ गिड़गिड़ाते रहे और पुलिस उन दोनों को उठाकर ले गई। रमेश जी अपनी बेटी और पत्नी के साथ सिर ऊंचा किए वहां से निकल गए। रमेश जी ने दोनों माँ बेटे को घरेलू हिंसा के केस में 2 साल का जेल करवा दिया। दोस्तों उतना ही सही है जितना मुनासिब हो। जब बात आपकी गरिमा से ऊपर जाए तो बेझिझक पलटकर जवाब दीजिए। अपनी परेशानी अपने घर में बताइए, दुनिया जहां की ना सोचिए। अपनी आवाज़ तभी उठाइए जब आप पर पहला प्रहार हो। बात बढ़ने का इंतज़ार न करिए। चुप्पी साधना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।